जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय विज़न क्लासेस। आज की वीडियो हम कुछ चंद लाइनों से स्टार्ट करते हैं कि मंजिल मिल ही जाएगी, भटकते भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। चलिए, तो आपका एमपीजी के सीरीज़ में स्वागत है, जो कि आज 15th पार्ट है। आपको मालूम ही है कि ये वीडियो आपको डेली सुबह 8 बजे अवेलेबल करा दी जाती है। ठीक इसी प्रकार से आप अच्छी तरह से तैयारी करते रहें, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा अगर आप तैयारी बड़ी ईमानदारी से कर रहे हैं। ठीक है, तो मानकर चलिए आपका सिलेक्शन पक्का है भाई, आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है। चलिए, तो आपकी तैयारी में 4 चाँद लगाने हम आ चुके हैं और ये सारी चीज़ें हमने प्रोवाइड कर दी। हमने जैसा कहा था वैसा ही आप देखिएगा कि जितने भी क्वेश्चन हैं उससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चनों से आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और इससे जो एक्स्ट्रा फैक्ट हम आपको बताते हैं वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। अच्छी तरह से नोट्स बनाइए, इंक्लूड करिए, डेली वीडियो देखिए और अपने एमपीजीके को स्ट्रॉन्ग करिए। इसी तरह से हम आगे भी और भी बहुत सारी सीरीज़ लाते जा रहे हैं। आप अपना काम करिए, हम अपना कर रहे हैं। पढ़ना और शेयर करना ये आपका काम है, पढ़ाना और बेस्ट मटेरियल देना ये हमारा काम है। चलिए, तो देखिए, निम्नांकित में से किस निर्माण ने वस्तुकला के लिए प्रदत्त आगा खान पुरस्कार नहीं जीता? तो देखिए, याद रखिए, एक बार हमने आपको कराया था एक पेपर में। देखिए, ये सारी चीज़ें ना यही यही फ़ायदा होता है। यही फ़ायदा होता है जब आपका पेपर बाद में होता है, या फिर जब एनालाइज आप देख के जाते हैं तो उससे 2-4 नंबर इसी से इंप्रूवमेंट होता है। तो आपने देखा था एक पेपर में, जब हम पूरी सीरीज़ जो देख रहा है 1 बाय 1, उसने देखा होगा एक पेपर में पूछा गया था कि आगा खान पुरस्कार किसको मिला, तो आंसर था अरण्य कम्युनिटी हाउसिंग भोपाल को। ठीक है, उसके बाद क्या रहा, दूसरा क्वेश्चन क्या रहा, ये अरण्य भोपाल कैसे दिया भाई? यहाँ तो अरण्य कम्युनिटी हाउसिंग ना इंदौर में। ठीक है, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है भाई। जिसको भी हम टाइपिंग मतलब कहा गया है, जिसको भी हम टाइपिंग देते हैं वो करने के लिए सारा टाइपिंग का वर्क, तो उनको जो क्वेश्चन दिखते हैं उसमें वही वो क्वेश्चन को इंक्लूड करते हैं। जब हम एनालाइज करते हैं कि और कौन से क्वेश्चन आए थे, तो फिर देखते हैं 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है। ठीक है, और कई मिस्टेक भी हो जाती है, जैसे ये है अरण्य कम्युनिटी हाउसिंग जो है वो इंदौर में है, याद रखिएगा। इसको भी क्या मिला है? आगा खान पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है, इसके बाद क्या याद रखना, स्थल नेटवर्किंग इंदौर, इसको भी आगा खान पुरस्कार मिला है। विधान भवन भोपाल को भी आगा खान अवार्ड मिला हुआ है, और बल्लभ भवन को आगा खान पुरस्कार नहीं मिला है। ठीक है, आगा खान पुरस्कार किसको नहीं मिला? बल्लभ भवन भोपाल को। विधान भवन को मिला है लेकिन बल्लभ भवन को नहीं मिला। तो ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, बच्चे बड़े कंफ्यूज रहेंगे। तो आपको याद रखना है कि किस किस को स्थल नेटवर्किंग इंदौर को मिला है, विधान भवन भोपाल को मिला है, अरण्य कम्युनिटी हाउसिंग इंदौर को मिला है, लेकिन बल्लभ भवन भोपाल को नहीं मिला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बल्लभ भवन भोपाल। अच्छी तरह से याद रखिए। आगा खान अवार्ड कब से चालू हुआ है? तो हम आपको बता दें कि आगा खान अवार्ड कब से चालू हुआ, 1977 से स्टार्ट हुआ है। और किस क्षेत्र में दिया जाता है? आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए, ये क्वेश्चन क्या है, तो बोलता है मालवा उत्सव 2017 कहाँ आयोजित हुआ है? तो आप जानते होंगे कि हमारा मध्य प्रदेश में मालवा क्षेत्र भी आता है। ठीक है, हम आपको कितनी बार बताएं, फिर से एक बार बता दे रहे हैं, रिकॉल करा दे रहे हैं। अगर आप इस तरह से एमपी बनाएंगे, ठीक है, आप इस तरह से पूरा एमपी, ओहो कैसा बना दिए। ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं, इसको अच्छे से कर देते थोड़ा। एमपी बनाएंगे, ठीक है, तो एमपी बनाएंगे तो हमने आपको बार बार बताया, फिर से बता रहे हैं कि मध्य बाबा रे बाबा सनम बताए थे ना, तो मध्य भारत का पठार। ठीक है, क्या हो जाएगा फिर? बुंदेलखंड, फिर बघेलखंड, फिर बुंदेलखंड। ठीक है, बघेलखंड फिर बुंदेलखंड, फिर ये आ जाएगा सा नम, सा से सतपुड़ा, फिर ये आ जाएगा नर्मदा घाटी, और ये आ जाएगा मालवा क्षेत्र। ठीक है, मालवा क्षेत्र। तो अच्छी तरह से याद रखिएगा, सा से सतपुड़ा, ना से नर्मदा, मा से मालवा क्षेत्र। तो ये पूरा, तो मालवा क्षेत्र हमारे एमपी में आता है। तो मालवा क्षेत्र हमारे एमपी में आता है। ठीक उसी प्रकार से मालवा उत्सव 2017 कहाँ आयोजित किया था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मालवा जो उत्सव करेगा वो मालवा ही क्षेत्र में तो करेगा, तो सारे ऑप्शन आपको मैक्सिमम वहीं के मिलेंगे। ठीक है, तो आपको जनरली क्या याद रखना है? इंदौर, क्योंकि इंदौर भी मालवा, इंदौर उज्जैन ये सब मालवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आपको क्या बताना है कि जो इसका मालवा उत्सव 2017 आयोजित किया गया था, ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? इंदौर में। ठीक है, तो ये तो उस समय करेगा, जनरली ये वहीं पर होता है। ठीक है, यहीं आसपास रहेगा, इंदौर में होगा, वरना कहाँ होता है? उज्जैन में आयोजित होता है। ठीक है, उज्जैन में, और फिर कहाँ हो जाएगा? मांडू में हो जाएगा। मतलब ऐसे मांडू, उज्जैन और ये सभी जगह प्रतिवर्ष आयोजित किए जाते हैं। उज्जैन में, इंदौर में, मांडू में, इस तरह से प्रतिवर्ष आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, अच्छी तरह से याद रखिएगा। इसके बाद ये रहेगा कि क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट इससे बनेगा। ठीक है, बस इतना ही रहेगा कि हाँ भाई, उज्जैन और इंदौर में भी, उज्जैन और मांडू में भी मालवा क्षेत्र को जो आयोजन है वो किया जाता है। लोक नृत्य, लोक संगीत है ना, इस सब चीज़ों के कलाकार जो लोग होते हैं यहाँ पर भाग लेते हैं, और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं बनता है। ठीक है, ये किससे, अगर पूछा जाएगा किससे चालू किया जाता, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश संस्कृति के द्वारा। अब भाई संस्कृति की बात है तो संस्कृति के तो द्वारा चालू किया जाएगा ना। ठीक है, कब से चालू हुआ है? तो 1991 से। ठीक है, 1991 से स्टार्ट हुआ है मालवा उत्सव। ठीक है, तो ये भी याद रख सकते हैं, याद रखना हो तो, बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देखिए, कौन सा राज्य मध्य प्रदेश से अलग होकर बना? तो याद रखें, आप सभी को याद होगा, वैसे जो एकदम ही नया होगा उसी को नहीं पता होगा। ठीक है, कौन सा राज्य मध्य प्रदेश से अलग होकर बना है? तो मध्य प्रदेश का कौन सा राज्य जो मध्य प्रदेश से अलग होकर बना है? ठीक है, छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़, सीजी, जिसको हम शॉर्ट में सीजी बोलते हैं। अगर हम बोलेंगे मध्य प्रदेश का निर्माण कब हुआ, तो आप बोलोगे 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ। हम बोलेंगे मध्य प्रदेश डे कब मनाते हो, आप बोलोगे 1 नवंबर को। अगर हम बोलेंगे सीजी कब अलग हुआ, तो सीजी कब अलग हो जाएगा? सीजी का जो निर्माण होगा वो कब हो जाएगा? वो भी 1 नवंबर। ठीक है, वो
भी 1 नवंबर 2000 को। सीजी का जब अलग होगा तो सीजी होगा 1 नवंबर 2000 को। और इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा, 1 नवंबर 2000 को तो सीजी अलग हो जाएगा। हाँ, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जा सकता हैगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चूंकि अलग होने की बात हो रही तो हम ये बता दें कि जब अलग होने की बात हो रही तो सीजी जब अलग हुआ था ना, जब देखो सीजी जब अलग हो रहा था मतलब 1 नवंबर 2000 तक हमारे मध्य प्रदेश में, 1 नवंबर 2000 तक हमारे मध्य प्रदेश में कुल 65 जिले हो गए थे, कुल 65 जिले हो गए थे। लेकिन उस समय क्या हो गया, सीजी अलग हो गया। तो सीजी जब अलग हुआ ना तो सीजी अपने साथ कितने जिले लेकर चला गया, तो छत्तीसगढ़ जब डिवाइड हुआ तो भाई उसके अंदर का जिले भी आ जाएंगे। तो सीजी जब अलग हुआ था तो ये अपने साथ 16 जिले ले गया था। तो अगर आपसे कल को ये पूछ ले कि छत्तीसगढ़ जब विभाजन हुआ था उस समय छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे, तो 16 जिले उस समय थे, ठीक है। मध्य प्रदेश में कितने जिले बचे थे, सीजी के विभाजन के बाद मध्य प्रदेश में 45 जिले बने थे, ठीक है। फिर उसके बाद नए नए बसते गए। तो कभी अगर हम इसकी सेपरेट वीडियो बताएंगे तो बताएंगे, लेकिन अभी याद रखिए कि जब सीजी का विभाजन हुआ था तो मध्य प्रदेश में 45 जिले बचे थे, ठीक है। और उसके बाद छत्तीसगढ़ में 16 जिले चले गए। फिर सर 45 से अभी 52 कैसे हो रहे हैं, तो फिर वो धीरे 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 इंक्रीजमेंट होता गया था, ठीक है। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन बोलता है, उच्च श्रेणी का लौह अयस्क निम्न जिले में पाया जाता है। तो उच्च श्रेणी का जो लौह अयस्क है ना वो किस क्षेत्र में पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको अच्छी तरह से याद रखना है। दुर्ग और बस्तर में, ठीक है, दुर्ग और बस्तर। हालांकि दुर्ग का कुछ भाग ना छत्तीसगढ़ में भी जाता है, कोई दुर्ग और बस्तर जो है वो छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, ठीक है। तो वही पूछा गया है। तो चूंकि हमारे एमपी से, क्योंकि एमपी का ऑप्शन देखो ना, अगर एक आध भी एमपी का ऑप्शन आ गया तो मतलब समझो कि इसी तरह की चीजें रहेगी, ठीक है। तो वो एमपी के क्वेश्चन में इंक्लूड होगा। तो अगर आपसे पूछा गया है कि उच्च श्रेणी का लौह अयस्क कहाँ पाया जाता है, तो दुर्ग और बस्तर में। ये जनरली कहाँ पाया जाएगा, कहाँ पर है, छत्तीसगढ़। और क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा, तो चूंकि हमने बता दिया दुर्ग और बस्तर कहाँ पड़ेगा, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में आपको पता है भिलाई स्टील प्लांट यहीं पर है, ठीक है। भिलाई स्टील प्लांट भी छत्तीसगढ़ में, ये भी याद रखिएगा, मुख्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप कौन सा है। तो देखिए मध्य प्रदेश का जो सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप रहेगा वो ओमकारेश्वर। आखिर नदी द्वीप होता क्या है, ऐसा कोई प्लेस जो चारों ओर से क्या हो, पानी से घिरा हो, उसे नदी द्वीप बोला जा सकता है। मतलब है ना, जो भी प्लेस जो चारों ओर से किससे घिरा हो, पानी ओर से घिरा हो, नदी द्वीप बोला जाएगा। जो 3 ओर से पानी से घिरा हो, प्रायद्वीप बोल दिया जाएगा। जो 3 ओर से पानी से घिरा हो, प्रायद्वीप, और जो चारों ओर से पानी से घिरा हो वो मतलब वो क्या कहलाएगा, नदी द्वीप कहलाएगा। तो द्वीप कहलाता है। तो आपको पता रखना है कि जो नदी द्वीप रहेगा वो कौन सा रहेगा, नदी द्वीप जो नदी के द्वारा द्वीप बनाया गया, ओमकारेश्वर, ठीक है। ओमकारेश्वर जो रहेगा खंडवा में, ठीक है। ओमकारेश्वर कहाँ पर है, खंडवा में। ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहलाएगा। और ये कहाँ पर है, नर्मदा नदी से, नर्मदा नदी पे, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपको याद रखना है। देखिए काल भैरव का तो एक अलग रहेगा, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा नौरा दोही का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इसमें। तो नौरा दोही के बारे में भी हम आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दें कि नौरा दोही के बारे में क्या इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा। ये नौरा दोही अभ्यारण्य, ठीक है। नौरा दोही अभ्यारण्य है, ठीक है। अभ्यारण्य मीन सेंचुरी, ठीक है। नौरा दोही जो है अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है, ये सागर में आती है। नौरा दोही अभ्यारण्य ये सागर में आती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए हम बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य नौरा दोही अभ्यारण्य सागर। अगर आप अभ्यारण्य में कुछ भी ना भी पढ़ते हो ना, बड़ा छोटा बस पढ़ लो, तो आपके समझिए कि 60% तैयारी आपने ऐसी कर ली। कोई भी टॉपिक में कुछ मेन बातें पढ़ लो तो आप 60% तैयारी ऐसी कर लोगे। ठीक इसी प्रकार से हम जितनी भी आपको 57 वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, अगर आपने इतनी देख लिया तो आपके एमपी की 60% तैयारी तो केवल इतनी से में हो गई। और बाकी 40% हम और भी आपको बताएंगे क्या कैसा पढ़ना, और जो जो बताते जाते वो सब जरूर पढ़ा करो। नौरा दोही अभ्यारण्य कहाँ पर है, सागर में है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य। जब ये सबसे बड़ा अभ्यारण्य तो सबसे छोटा भी होगा, तो हम आपको बता दें राला मंडल। राला मंडल सबसे छोटा अभ्यारण्य है। राला मंडल अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है, सबसे छोटा अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य इंदौर में है, ठीक है। इंदौर में है राला मंडल, याद रखिएगा। और सबसे बड़ा नौरा दोही सागर में है। इसके बाद बेनगंगा। बेनगंगा तो नदी आप खुद भी जानते हो। बेनगंगा क्या है, बेनगंगा एक नदी है, बात आप खुद भी जानते हो, ये क्या है ना, ये याद रखिएगा। अगर ये पूछ लिया जाएगा कि बेनगंगा कहाँ से निकलती है, तो बेनगंगा कहाँ से निकलती है, सिवनी से, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बेनगंगा नदी का उद्गम कहाँ स्थल है, तो उद्गम स्थल का सिवनी जिला है। और ये कहाँ पर जाती है, महाराष्ट्र की ओर जाती है, बहती है, और जाकर कहाँ मिल जाती है, गोदावरी नदी से मिल जाती है। महाराष्ट्र की ओर जाती है, फिर गोदावरी नदी से जाकर मिल जाती है। अगर इसकी लंबाई पूछ लिया जाएगा बेनगंगा की लंबाई, तो 569 किलोमीटर, ठीक है। बेनगंगा की अगर लंबाई पूछेगा तो 569 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इंपॉर्टेंट फैक्ट उस क्वेश्चन से बनते तो हमने सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी। अब देखिए क्या बोलता है, ओरछा एक शाही कस्बा है जो खालिस्तान नदी पर स्थित है। तो ओरछा जो है ना, ओरछा को अभी यूनेस्को में शामिल कर लिया गया, ठीक है। यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया है। रिसेंटली भी कुछ चीज़ें शामिल की गई है यूनेस्को में, वो भी हमने आपको वीडियो के तौर पर प्रोवाइड करा दी थी, ठीक है। बेतवा ओरछा नदी के किनारे, मतलब जो ओरछा सिटी है वो बेतवा नदी के किनारे स्थित है, आपको अच्छी तरह से याद रखना है। अब अच्छा, ओरछा में क्या क्या मुख्य चीज़ें हैं, तो याद रखिए ओरछा में जहांगीर महल मुख्य है, ठीक है। ओरछा में जहांगीर महल, जहांगीर जो महल है वो ओरछा का फेमस है, ठीक है। अगर बोला जाएगा ओरछा का मंदिर का निर्माण किसने कराया, ठीक है, जो जहांगीर महल रहेगा इसका निर्माण किसने कराया, तो इसका निर्माण कौन कराएगा भाई,
ठीक है। और ये ओरछा कहाँ पड़ता है, पहले तो ये भी पूछ लिया जा सकता है कि ओरछा कहाँ पड़ता है, तो ओरछा आता है टीकमगढ़ जिला में। ठीक है, जिला का नाम पूछ सकता है कि ओरछा कहाँ पड़ता है, तो टीकमगढ़ जिला पर ही ओरछा पड़ता है, टीकमगढ़ जिला पर ओरछा पड़ता है। यहाँ का जो मुख्य बिंदु है वो क्या है, जहांगीर महल घूमने लायक है यहाँ का। ठीक है, वीर सिंह बुंदेला ने इसका निर्माण कराया था। ओरछा जो मंदिर रहेगा उसका निर्माण कौन कराएगा, वीर सिंह बुंदेला। ठीक है, वीर सिंह बुंदेला, तो याद रखिएगा वीर सिंह बुंदेला। ठीक है, अच्छी तरह से याद रखेंगे वीर सिंह बुंदेला। इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो बता दीजिए। देखिए जहांगीर महल के अलावा भी ना कुछ मुख्य महल हैं, लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ओरछा का जहांगीर महल पूछता है तो वो आपको याद रखना है। इसके बाद क्या क्या महल है वो बता देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, राजमहल, राजमहल के नाम से ये सब ऐसे हैं कि पूछे नहीं जाते, लेकिन हमने बता दिए। राजमहल हो गया, राम राजा मंदिर। ठीक है, ये राम राजा मंदिर के कारण ही मतलब यहाँ पर ना ओरछा में नगरी पर जो रामायण के कई तथ्य मिले, कई सारी चीज़ें ऐसी हैं, इसीलिए इसको यूनेस्को में, तो राम राजा मंदिर यहाँ फेमस है, तो ये इंपॉर्टेंट रखना है क्योंकि ये यूनेस्को में इससे भी सम्मिलित करने का कारण था। ठीक है, लक्ष्मी नारायण मंदिर, राम राजा मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर है। ठीक है, लक्ष्मी नारायण मंदिर। इसके बाद चतुर्भुज मंदिर, ये चतुर्भुज मंदिर केवल एक जगह नहीं है, बहुत सारी जगह है। ठीक है, तो इसीलिए कंफ्यूजन रहेगी, तो चतुर्भुज मंदिर ना भी याद रखो तो भी चलेगा, क्योंकि ग्वालियर में भी है, ओरछा में भी है, काफ़ी जगह है। ठीक है, उसके बाद सुंदर महल भी यहीं पर है, फूलबाग भी यहीं पर है। ये सब मुख्य है लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो चीज़ें हर जगह अवेलेबल है फिर वो थोड़ा सा नहीं रहेगा ऑप्शन में। ठीक है, जैसे मोती मंदिर, इस तरह से काफ़ी चीज़ें हैं जो हर जगह अवेलेबल रहती है, तो फिर थोड़ा सा वो रहता है। अब यहाँ देखें, श्री सिंगाजी ऊष्मीय शक्ति परियोजना, श्री सिंगाजी ऊष्मीय शक्ति परियोजना मतलब ये ताप विद्युत परियोजना जो होती है ना, वही से पूछ रहा है। तो सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर है, खंडवा में। संत सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना, ऊष्मीय शक्ति परियोजना, ये सब कहाँ पर है, खंडवा में। अच्छी तरह से याद रखिएगा। और कितने मेगावाट बिजली उत्पन्न करती है, 2000 मेगावाट, मतलब बहुत ज़्यादा। ठीक है, 2000 मेगावाट बिजली उत्पन्न करती है, अच्छी तरह से याद रखिएगा। अब इसके जैसे संत सिंगाजी इंपॉर्टेंट है ना, ठीक इसी प्रकार से कई बार आपसे पूछा जाता है पेज ताप कहाँ पर है, पेज ताप विद्युत है ना, फिर ये कहाँ पर है, तो पेज ताप विद्युत कहाँ पर, छिंदवाड़ा पर। इसकी कोडिंग हम आपको बाद में प्रोवाइड कराएंगे, सारी चीज़ें बता देंगे। पेज कहाँ पर है, छिंदवाड़ा पर। चांदनी कहाँ पर है, चांदनी ताप विद्युत केंद्र अगर आपसे पूछ लिया जाएगा तो चांदनी कहाँ पर है, बुरहानपुर पर। याद रखिएगा चांदनी कहाँ पर है, बुरहानपुर पर। ठीक है, इसके बाद कल को पूछ चांदनी ताप विद्युत केंद्र, इसके बाद पूछ लिया जाएगा बीना ताप विद्युत केंद्र कहाँ है, तो बीना हमने आपको बताया था कहाँ की सिटी का नाम, अगर पूरा आप रेगुलर वीडियो देख रहे हो तो काफ़ी इंप्रूवमेंट मिलेगा। बीना सागर में पड़ता है तो सागर में है। ठीक है, पेज छिंदवाड़ा में, पेज ताप विद्युत केंद्र छिंदवाड़ा, चांदनी ताप विद्युत केंद्र बुरहानपुर, बीना ताप विद्युत केंद्र सागर। आई होप कि आपको अच्छी तरह से याद होगा। मध्य प्रदेश से गुजरने वाले अक्षांश क्या, तो आपको पता है मध्य प्रदेश से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। मध्य प्रदेश से कर्क रेखा गुजरती है। अगर मध्य कर्क रेखा का क्वेश्चन आएगा ना, तो अगर पूछा जाएगा कर्क रेखा भारत से कितने राज्य, क्योंकि भारत से जब गुजरेगी तो राज्य से गुजरेगी, तो भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो 8 राज्यों से। ठीक है, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, अच्छी तरह से याद रखेंगे। और पूछा जाएगा एमपी में कर्क रेखा जो है मध्य प्रदेश से कितने जिलों से होकर जाती है। ठीक है, भारत के राज्य से, मध्य प्रदेश के जिले से, तो मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर जाती है, 14 जिलों से होकर गुजरती है। आपको ये भी अच्छी तरह से याद रखना। ठीक है, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है और मध्य प्रदेश के 14 राज्यों से, 14 जिलों से होकर ये कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, अच्छी तरह से याद रखना है। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए, भोपाल का जामा मस्जिद इनके द्वारा बनाया गया। ठीक है, भोपाल का जामा मस्जिद जो है, ठीक है, जामा मस्जिद मतलब आप देखेंगे तो सर्च करेंगे जामा मस्जिद आएगा। भोपाल का जामा मस्जिद इनके द्वारा बनाया, भोपाल का। ठीक है, भोपाल का जामा मस्जिद पूछ रहा है। ठीक है, दिल्ली का नहीं। भोपाल का जो जामा मस्जिद है किनके द्वारा बनाया गया, तो कदसिया बेगम। ठीक है, कदीसिया बेगम। देखिए याद रखिए, भोपाल में ना जनरली 4 बेगमों का राज ज़्यादा होता था। भोपाल में जो है 4 बेगम का राज ज़्यादा रहा है। ठीक है, उन कहाँ पर कब तक रहा था ये बेगमों का जो राज रहा, 1819 से लेकर 1926 तक, 1819 से लेकर 1926 तक 4 बेगमों का यहाँ पर मेन राज शासन रहा। पहला कौन सा रहेगा भाई, कदीसिया बेगम। ठीक है, पहले आपका कौन सी बेगम आई थी, कदीसिया बेगम आई थी, पहले ये वाली कदीसिया बेगम आई थी। फिर इनके बाद कौन सी बेगम आ जाएगी, आपका सिकंदर जहाँ बेगम। ठीक है, फिर कौन सी आई थी, सिकंदर जहाँ बेगम आ गई थी। ठीक है, फिर उसके बाद आई थी सिकंदर जहाँ बेगम। हम पूरा आपको लिख दें ताकि आप अच्छी तरह से नोट्स बना पाएं, सिकंदर जहाँ बेगम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो बेगम आई थी वो कौन सी थी, शाहजहाँ बेगम। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, शाहजहाँ बेगम। ठीक है, शाहजहाँ की जो बेगम है वो वाली शाहजहाँ बेगम। ठीक है, कदीसिया बेगम थी, सिकंदर शाह बेगम थी, शाहजहाँ बेगम। शाहजहाँ बेगम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, बताएंगे अभी आगे अभी क्या रोल होगा। और फिर एक और सुल्तान। ठीक है, और कौन सी थी, सुल्तान। ठीक है, सुल्तान जहाँ बेगम। ठीक है, सुल्तान जहाँ बेगम। तो ये 4 बेगम जो थी यहाँ की सबसे मेन थी। ठीक है, अब इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रहेगा शाहजहाँ, ये तो हो गया चूँकि एमपी पुलिस के आपके एग्जाम में पूछा गया था कि भोपाल का जामा मस्जिद किसने बनाया था, तो कदीसिया बेगम ने बनवाई थी। अब ये शाहजहाँ बेगम क्या इंपॉर्टेंट है सर, आप बोले इंपॉर्टेंट रोल कर रही है। ठीक है, तो शाहजहाँ बेगम का इंपॉर्टेंट फैक्ट ये याद रखिएगा कि जो शाहजहाँ बेगम है ना, इसने क्या किया था, ठीक है, ताल क्या बनवाई थी इनने,
ताज उल मस्जिद, ठीक है, ताज उल मस्जिद। इसको एकदम से ताजुल मस्जिद भी बोल देते हैं कई लोग इसे ताजुल मस्जिद भी बोलते हैं, तो जबकि नाम है ताज उल मस्जिद, ठीक है। ताज उल मस्जिद जो है ये भोपाल की मस्जिद है और पूरे भारत देश में सबसे बड़ी मस्जिद है, याद रखिएगा, पूरे भारत देश की सबसे बड़ी मस्जिद है, ठीक है। भारत देश की सबसे बड़ी मस्जिद है ताज उल मस्जिद, जिसको शाहजहां बेगम ने बनवाया था, लेकिन इसका काम पूरा नहीं करवा पाया था। पूरा काम किसने करवाया? भारत सरकार ने 1971 में। हालांकि ये सब फैक्ट इतना ईयर उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस इतना याद रखिएगा, शाहजहां बेगम ने ताज उल मस्जिद बनवाई थी, जो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है, ठीक है। भारत ही नहीं बल्कि वो तो एशिया की, ठीक है, भारत भी नहीं भाई, भारत भी होता तो चलता, एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है, ठीक है। ताज उल मस्जिद तो है भारत की तो ही है, साथ में साथ वो एशिया की भी सबसे बड़ी मस्जिद है, ये भी आपको अच्छी तरह से याद रखना। पूरी एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है ताज उल मस्जिद। 1971 में पैसे इसी की कमी हो गई थी, तो शाहजहां बेगम ने पूरा निर्माण नहीं करा पाया था, तो भारत सरकार ने इसका पूरा निर्माण कराया 1971 में, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है? तो मध्य प्रदेश का जो राज्य पक्षी है वो क्या है? फ्लाई कैचर, पैराडाई फ्लाई कैचर, ठीक है। हालांकि ये साइंटिफिक नेम है। जो राज्य पक्षी है मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी, इसको बोलते हैं दुग्धराज। क्या बोलते हैं? दूधराज करके बोल देते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या है? दूधराज, ठीक है। जबकि इसका साइंटिफिक नेम क्या है? पैराडाई फ्लाई कैचर, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको आएंगे और आपको याद होने चाहिए, ठीक है। और भी शायद हमने इसको ना पहले भी वीडियो में कवर कर चुके हैं कि मध्य प्रदेश का जो राज्य पक्षी है वो पैराडाई फ्लाई कैचर, जिसका साइंटिफिक नेम है ना, और इसी को क्या बोलते हैं? दूधराज के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, हमने क्या बताया था इसमें, शायद अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं तो 1956 में हमारा मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ था। 1 नवंबर 1956 में हमारे मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ था। 25 वर्ष बाद 1 नवंबर 1981 को हमारे राज्य पक्षी की घोषणा हुई थी कि पैराडाई फ्लाई कैचर को हमारा राज्य पक्षी घोषित किया जाएगा, जिसको हम बोलेंगे रजत दिवस के समय। मतलब जब रजत बना रहे थे अपना एमपी का, 25 का मतलब क्या होता है? सिल्वर ज्वेलरी। तो सिल्वर ज्वेलरी जब बन रही थी तब हमारे एमपी के राज्य पक्षी को पैराडाई फ्लाई कैचर। इसी तरह से अगर पूछा जाएगा राज्य भाषा क्या है, तो राज्य भाषा हिंदी हो जाएगी। अगर पूछ लेगा राज्य की चिन्ह क्या है, तो याद रखना राज्य की चिन्ह क्या है? 24 स्तूप आकृति, ठीक है। इसमें क्या बोल देना, राज्य चिन्ह बोलेगा तो 24 स्तूप आकृति। राज्य वृक्ष बोल देगा तो बरगद याद रखना। राज्य पक्षी बोलेगा तब तो हमने बता ही दिया दूधराज। अगर पशु पूछ लेगा तो बारहसिंगा इंपॉर्टेंट है, ये भी हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है कि बारहसिंगा क्या रहेगा? पशु रहेगा। मछली का इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अगर बोलेगा मध्य प्रदेश की मछली कौन सी है, तो महाशीर, ठीक है। मध्य प्रदेश की जो राजकीय मछली है वो महाशीर है, ये इंपॉर्टेंट रखना। फसल तो सभी को ही जानते हैं, सोयाबीन रहेगा। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हम बन रहे हैं वो सब बता दे रहे हैं। फसल तो सोयाबीन है। खेल बोलेगा मलखंभ के बारे में हमने आपको बताया था कि कौन सा अवार्ड मिलता है, प्रभात जोशी अवार्ड दिया जाता है, तो मलखंभ इसका खेल रहेगा, राजकीय खेल। सभी चीज़ें आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। आई होप। चलिए, ये पूरी वीडियो खत्म हो गई, लास्ट क्वेश्चन था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें, और अगर आप इस वीडियो पर नए हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, आप अपना काम करें, हम अपना काम करें। हम आपको बार बार याद दिलाते हैं, आपका काम है अच्छी तरह से पढ़ाई करना, नोट्स बनाना और वीडियो को शेयर करना, ठीक है। और हमारा काम है आपको अच्छे मटेरियल प्रोवाइड करना, जो भी आपके लिए एग्जाम के व्यू पर बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर सकते हैं, और इसी तरह बने रहिए, शेयर जरूर करिए, लाइक करिए। चलिए, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।